ठीक है। यदि आपका लो प्रेशर है तो जेड होगा वो क्या होगा 1 - a अपॉन VmRT। और जो जेड क्या होगा फॉर लो प्रेशर हमेशा लेस देन 1 होगा। यदि हम लोग सेकंड केस लिया है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर छोड़ो, एट हाई प्रेशर। यदि हाई प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर आपका मॉडरेट है, टेम्परेचर कैसा है मॉडरेट, तो एट हाई टेम्परेचर जो Vm होगा वो क्या होगा बहुत कम होगा। हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा लो। यदि वॉल्यूम लो है, ठीक है, और प्रेशर बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनना, तो यदि वॉल्यूम कम है तो क्या हम बी को इग्नोर कर सकते हैं? यदि वॉल्यूम क्या बहुत सर? लो है तो हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल को इग्नोर तो कर नहीं सकते, करेक्ट? हाँ सर, नहीं कर सकते। हाँ, तो बी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बट क्या बहुत ज्यादा यदि प्रेशर है, सपोज यदि ये गैस जो कोलाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और इनकी इंटरेक्शन की वजह से कुछ कम होगा, तो सपोज पहले बेटा ये इतना प्रेशर लगा रहे थे फिर इतना लगाने लगे, तो क्या कुछ ज्यादा फर्क पड़ा? नहीं सर। नहीं पड़ा। तो जब हाई प्रेशर है, बहुत बड़े नंबर के सामने छोटा नंबर तो इग्नोर ही कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम यदि कम है, प्रेशर यदि ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ A अपॉन Vm स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। और बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू 0। यदि इसको आप इग्नोर कर सकते हो तो A इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो जो मैंने कल वॉन्डरवॉल इक्वेशन सिखाई थी वो याद है क्या सभी को? A अपॉन क्या था Vm का स्क्वायर V माइनस V इज इक्वल टू RT। सर ए क्या है? A क्या है भूल गया? हाँ सर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना। हाँ, अट्रैक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना। इधर ए एन हाँ स्क्वायर सर। अपॉन बी एम स्क्वायर लिख रहा था, इधर बी माइनस एन भी लिख रहा था, एन को मैं 1 नहीं रखा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब इधर पे मैं ए को 0 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या आएगा P इज इक्वल टू वी एम माइनस पी इज इक्वल टू आर टी। इसको क्या लिख सकता हूँ पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी से डिवाइड करूँ इक्वेशन 1, आर टी से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पी वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 आर टी बाई आर टी 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। ये क्या है जेड, तो ये क्या आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी, समझे? तो इधर क्या बोल सकता हूँ एट हाई प्रेशर जेड क्या होगा ग्रेटर देन 1। यदि आपको याद है तो कल मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था, मैंने बोला था लो प्रेशर पे क्या होगा जेड लेस देन 1, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा आपका जेड ग्रेटर जेड देन। बढ़ते जाएगा। आगे समझ, हाँ सर। नोट करो इसको। तो सिंपल मैंने क्या यूज करा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, बस मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूँ यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो मैंने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V को इग्नोर करके V0 ले लिया था। और यदि हाई प्रेशर था, ठीक है, यदि हाई प्रेशर था तो मैं क्या कर रहा हूँ हाई प्रेशर है तो मैंने बोला कि जब हाई प्रेशर है तो अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर चेंज होता है, तो वो जो चेंज हो रहा है अट्रैक्शन की वजह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए मैं ए इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 0 लिया तो इसको क्या लिख सकता हूँ P इंटू बी एम इंटू पी बी इक्वल टू आर टी से डिवाइड किया पी एम अपॉन आर टी क्या हो गया जेड, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। आया समझ आयुष? क्लास आने से पहले लास्ट क्लास का रिवाइज कर लो। लास्ट क्लास में जहाँ छोड़ा था उसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने वॉल्यूम के जो करेक्शन टर्म था बी को 0 लिया था, क्योंकि उधर पे वॉल्यूम बहुत हाई था तो हाई वॉल्यूम के सामने छोटा मोटा वॉल्यूम इग्नोर कर दिए। इधर प्रेशर हाई है तो हाई प्रेशर के सामने हम लोग छोटा मोटा जो आपका अट्रैक्शन की वजह से चेंज हो रहा है उसको इग्नोर कर दिया।
डन ये? हाँ सर। सर एक सेकंड। ओके डन। अब जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंडीशन अभी बेसिकली हम लोग थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, यदि लो प्रेशर वेरी हाई टेम्परेचर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? Vm will be very large, Vm will be very large, यदि Vm बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, तो हम लोग क्या, यदि Vm बहुत ज्यादा लार्ज है तो क्या हम V को इग्नोर कर सकते हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी फट फट के आ रही है। अच्छा, अभी हाँ सर अब बराबर है। बराबर है। मैं क्या बोल रहा था, तो यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, यदि बहुत ज्यादा लार्ज है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम लोग बी को इग्नोर कर सकते हैं और प्रेशर बहुत कम था तो हम लोग ए को इग्नोर नहीं किया, करेक्ट? क्या सर? देखो, यदि V बहुत ज्यादा है, समझना ध्यान से, यदि V बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा मतलब एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उसके सामने मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसके हाँ सर सामने बहुत हम छोटा। मॉलिक्यूल के साइज के सामने वॉल्यूम, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके सामने मॉलिक्यूल का साइज क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, करेक्ट? और यदि ये सोचो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगी, और हाँ ये सर। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे। क्या सर? इंटरैक्शन तो कम होगा ना सर? हाँ सॉरी, इंटरेक्शन बहुत कम होंगे, क्योंकि देखो क्या होता है इंटरेक्शन, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यदि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इंटरेक्शन बहुत कम होंगे, पहले से हाँ ही सर। इंटरेक्शन बहुत कम होते हैं, पहले भी ये कोई चार्ज तो बन नहीं रहा है, कोई चार्ज डेवलप हो नहीं रहा है, पहले से ही ये बहुत कम होते हैं, और यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके इंटरेक्शन और कम हो जाएंगे, करेक्ट? यदि इनके इंटरेक्शन और कम हो जाए, इनके इंटरेक्शन और कम हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए को भी इग्नोर कर सकते हैं, ए भी जीरो, यदि ए भी जीरो बी भी जीरो तो p प्लस ए अपॉन वी एम का स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, तो अभी ए भी जीरो, और बेसिकली हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, इसको भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू आर टी। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, यदि बेटा लो प्रेशर है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लो प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम विल बी वेरी लार्ज, और यदि वॉल्यूम वेरी लार्ज होगा तो आपकी रियल गैस किस तरीके से बिहेव करने लगेगी? आइडियल गैस की तरह, और आइडियल गैस की तरह तो जेड क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? बोलो।
क्या याद रखना है कि यदि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बेसिकली जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा लार्ज होगा, तो उसके सामने आप बी को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू को कम इग्नोर कर सकते हैं। और यदि वॉल्यूम ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इनके इंटरेक्शन भी कम हो जाएंगे। तो सेम टाइम पर हम ए भी जीरो कर रहे हैं, बी भी जीरो कर रहे हैं। बट अभी जो हम लोग उससे पहले वाले केस लिए थे, एक बार ए जीरो करे थे, एक बार बी जीरो करे थे, तो जेड का फॉर्मूला ड्राइव हुआ। जब दोनों को हम लोग इग्नोर करेंगे तो जेड क्या आ जाएगा 1, और दोनों को इग्नोर करेंगे तो आपकी रियल गैस कैसे बिहेव करने लगेगी, आइडियल गैस। क्लियर? जी सर। नोट कर लेना। ये सिद्धार्थ क्यों नहीं आ रहा, बीमारी में है क्या? सर वो बाहर गया है सर। अच्छा, बाहर गया है। सर, इसमें एन क्यों नहीं आ रहा है? बेटे हम पर मोल देख रहे हैं, ये हम n इज इक्वल टू 1 ले अच्छा रहे 1 हैं। ले रहे हैं, अच्छा ठीक हाँ है सर। 1 ले रखे हैं, पर मोल देख रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ए वाला जो फैक्टर है वो क्या है, इंटरेक्शन वाला, और जो बी वाला फैक्टर है वो क्या है, साइज वाला। करेक्ट? अब हम लोग देखते हैं किसके लिए ए ज्यादा होगा, किसके लिए बी ज्यादा होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। डन? हाँ सर। नेक्स्ट स्टडी करना है आपको, ये आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो। ये फैक्टर, ये फैक्टर depends on intermolecular attractive forces। ये फैक्टर है, वो अट्रैक्टिव फोर्स को डिपेंड करता है। तो अच्छा ये बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स पोलर मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे? पोलर में, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्जेस ज्यादा होंगे, चार्जेस ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। एक बार हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए फैक्टर में पहला पॉइंट को सब पॉइंट डाल के लिखोगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए फैक्टर फॉर पोलर मॉलिक्यूल is greater than a factor for non-polar molecules। यदि मैं आपसे इधर एक क्वेश्चन पूछूं कि जो आपका H2O है और CO2 है, इन दोनों में किसका A का वैल्यू ज्यादा होगा? मैं आपसे पूछूं, A के वैल्यू का ऑर्डर बताओ, ये H2O और CO2 में किसका ज्यादा होगा? तो H2O क्या है? गलत आयुष। H2O क्या है? पोलर नॉन पोलर कैसे पता करते हैं, भूल गए? डाइपोल मोमेंट। ये H2O है, ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका शेप कैसा आएगा, वेंट।
जबकि ये CO2 क्या होता है sp, इसका शेप कैसा आता है 180 एंगल पर। तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका कुछ आएगा, जबकि इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में। दो वेक्टर यदि 180 एंगल पर है तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, वेक्टर सम 0। ये क्या आएगा, नॉन जीरो। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर। तो क्या सिखाया अभी, ए फैक्टर फॉर पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, H2 इज ग्रेटर देन CO2। आया समझ। ये जो पोलर नॉन पोलर मैंने सिखाया था उसको आपको फॉलो करना है। क्रिश भूल गए थे ये, सर मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली। पढ़ा नहीं। हाँ सर मैं वो लेक्चर में नहीं था शायद से। बाकी लोगों को आया, तो अभी तो समझ में आ गया ना डाइपोल मोमेंट। हाँ सर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये वेक्टर सम होता है एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट। तो ये इसका इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, इसका इधर वेक्टर सम में दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0। तो ये क्या होगा, 0 0 होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यदि नॉन 0 है तो पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है सर। तो जो भी ए की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, जो बेटा पोलर मॉलिक्यूल। अब ये तो पोलर और नॉन पोलर में कंपेयर कर लिया। और देखो पोलर, यदि एक से ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या करोगे, उसमें उन एक से ज्यादा यदि पोलर मॉलिक्यूल है तो जैसे सिंपल क्या चेक करो, कौन ज्यादा पोलर है, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, जिसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट उसका वो ज्यादा पोलर है। और जितना ज्यादा पोलर उसका ए वैल्यू उतना ज्यादा। ये हम लोग नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, ये लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट देखो क्या लो और नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो क्या होगा, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसे इंटरेक्शन होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसके लिए मैंने क्या सीखा, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। और यदि वॉन डेर वाल इंटरेक्शन है तो जितना ज्यादा उनका साइज होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा उनका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होता है उसमें वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं। और जितना ज्यादा वॉन डेर वाल फोर्सेस होंगे, मतलब कैसे भी इंटरेक्शन हो, जो ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ज्यादा है। हम लोग इधर बोल सकते हैं ग्रेटर द साइज और सरफेस एरिया, greater the size or surface area, greater will be greater the size or surface area, greater will be van der Waal forces, van der Waal forces. So greater will be so greater will be so greater will be a constant. क्लियर है। सिंपल क्या बोलेंगे, जिसका साइज या सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ए का वैल्यू ज्यादा होगा। यदि आपसे पूछा जाए हीलियम, आर्गन और नियोन, इसमें किसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, सर आर्गन का। आर्गन का, क्योंकि देखो इसका साइज सबसे ज्यादा होता है। और लोग क्या बोलेंगे, ए ऑफ आर्गन इज ग्रेटर देन ए ऑफ नियोन इज ग्रेटर देन ए ऑफ हीलियम। है समझ में। सिंपल क्या बोलो, वैल्यू ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज।
Ne नहीं होगा, नियॉन नहीं होगा चंद्रेश, आर्गन होगा क्योंकि आर्गन का साइज बड़ा है। डन। हाँ सर। अब ये सोचो बेटा, कौन सी ऐसी गैस होगा जिसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा? क्या है सर? लिक्विफिकेशन किसका सबसे ज्यादा होगा? कौन सी, मतलब आपको यदि दो गैस दे दी जाए तो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो जिसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, वो आप देखकर बता पाओ। लिक्विफिकेशन मतलब उस गैस को क्या करना, लिक्विड में कन्वर्ट। उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो कि आपको, जिसको देखकर आप बता सकते हो कि यदि ये ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, वो तो लिक्विफिकेशन होना मतलब क्या होता है? वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, हाँ सर। करेक्ट। तो गैस यदि लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो मतलब कि यदि जितना ज्यादा उनके गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उनका लिक्विफाई होने का कोशिश रहेगा, क्योंकि लिक्विड में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस, हाँ सर। करेक्ट। वो गैस जल्दी लिक्विफाई होगी जिसका क्या होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू ए ज्यादा होगा उसका क्या होगा, लिक्विफिकेशन फास्ट होगा। हेलो, ये समझ में आया? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, और ये पता सोचो नहीं सर जरा, आप क्या बोल रहे हो। हेलो सर। सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है। सर तुम लोग का भी 8 बजे तक है क्या? हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, कहां तक सुना था आप लोग ने? नहीं पेपर सर। डिपेंड करता हाँ, तो बेसिकली जो लिक्विफिकेशन है, जितना ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका लिक्विफिकेशन फास्ट होगा, करेक्ट। अब यदि मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, यदि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो लिक्विफाई हो सके, हाँ सर। करेक्ट। सिंपल हम लोग क्या बोल रहे हैं, यदि वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका ए ज्यादा है, तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, यदि ए की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। और यदि लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात करी जाए, बेसिकली ये तो समझ में आ गया, यदि ये ज्यादा है तो उसका लिक्विफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यदि ए ज्यादा है इसका मतलब क्या है, तो लिक्विफिकेशन आराम से होगा, तो उसका जो लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। आपको प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा, है समझ में? हाँ सर। क्योंकि वो इजीली लिक्विफाई हो रहा है, इजीली लिक्विफाई हो रहा है इसका मतलब क्या है, प्रेशर आपको कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर वो कौन सी गैस है जो इजीली लिक्विफाई होगी? जिनका ए ज्यादा होगा, जैसे ए किसका ज्यादा है, सबसे इन सब में, इन तीन में किसका ए ज्यादा है, इसका। ए रिलेटिवली इन तीन में सबसे जल्दी कौन लिक्विफाई होगा, ये लिक्विफाई होगा, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो,
more a factor means higher will be boiling point. ये ज्यादा है इसका मतलब इंटरेक्शन ज्यादा है, और इंटरेक्शन ज्यादा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। करेक्ट। ठीक है। और लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होगा? ये यदि ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। लिक्विफिकेशन प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ये इजीली लिक्विफिकेशन हो जाएगा। फॉर इजीली लिक्विफिकेशन और आया समझ में इतनी बात? यस यस हम लास्ट पॉइंट नहीं समझा सर, एक बार समझाओ। लास्ट पॉइंट समझवा रहा हूं। ये जो आपका लिक्विफिकेशन क्या होता है? लिक्विफिकेशन मतलब कोई भी गैस वेपर से लिक्विफाई होगी। वेपर से यदि लिक्विफाई हो रहा है इसका मतलब क्या? वेपर में इंटरेक्शन कम होते हैं, लिक्विड में इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली गैस की टेंडेंसी क्या है? इंटरेक्शन बढ़ाने की। और यदि ये सोचो बेटा जिसमें पहले से इंटरेक्शन है उसमें आपको कम मेहनत लगानी पड़ेगी उसको इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें पहले से इंटरेक्शन है। करेक्ट। तो यदि किसी का ए ज्यादा है इसका मतलब इंटरेक्शन ज्यादा, और इंटरेक्शन ज्यादा है इसका मतलब क्या? उसका इजीली लिक्विफिकेशन होगा। करेक्ट। और यदि उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो उसको वापस बॉईल करना ज्यादा टफ होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हायर होता है। बट यदि प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यदि लिक्विफिकेशन आराम से हो रहा है तो हमें प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। आगे समझ में? देखो हम लोग किसी भी चीज को लिक्विफाई दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कूल करके या प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है। तो यदि आराम से हो रहा है तो हमें प्रेशर क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। यस अभी सर, आया समझ में? सब समझ गया। हम्म। डन ये? सर एक मिनट। ओके। आंसर नेक्स्ट हेड डालो। ये था आपने जो अभी तक सीखा हो क्या था? वॉन डेर वाल इक्वेशन। अब हम लोग जो रियल गैस है उसकी बहुत सारी बेटा इक्वेशन है। अपने सिलेबस में दो इक्वेशन है, वॉन डेर वाल इक्वेशन और दूसरी है विलियर इक्वेशन। तो हम लोग जो नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं होता है विलियर इक्वेशन। विलियर इक्वेशन ऑफ स्टेट। विलियर इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब ये विलियर इक्वेशन कैसे दिखती है, किस तरह की होती है? ठीक है। ये जो विलियर इक्वेशन है ये भी बेटा किसी भी पर्टिकुलर गैस की एक स्टेट की जनरल इक्वेशन है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है।
z इज इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन vm का स्क्वायर, फिर vm प्लस c अपॉन vm स्क्वायर d अपॉन vm टू e अपॉन vm। कुछ इस तरीके से क्या होती है, ये आपकी रियल इक्वेशन। जो b है ये क्या है, सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड रियल कोफिशिएंट। ओके, सी क्या होगा, थर्ड, और डी क्या होगा, करेक्ट। सर ये है क्या पर? बट बेटा ये जो है, ये जैसे वॉन्डरवॉल इक्वेशन था रियल गैस के लिए, वैसे ही रियल गैस के लिए ये रियल इक्वेशन है। ठीक है, यदि आपके पास बी सी डी मतलब इनके रियल कोफिशिएंट आपको पता है और वॉल्यूम विद रिलेशन है, तो उससे आप जेड कैलकुलेट कर सकते हो, या जेड पता है तो वॉल्यूम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है जो कि विलियम ने दिया। उसने बोला कि हर एक गैस यदि गैस कोई भी गैस रियल है, जैसे रियल गैस है तो हमें पता नहीं ना उसका बिहेवियर कैसा होगा, कौन सी इक्वेशन फॉलो करेगा। अब जो वॉन्डर वॉल ने बताया वो हम लोग कैसे सही मान लें, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो उसने दिया नहीं, जस्ट वो क्या कर रहा है, गैस कर रहा है। तो वैसे ही बेटा बहुत सारी, जैसे ये रियल इक्वेशन है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन, ऐसी बहुत सारी लाखों इक्वेशन है। जिसका जो मन करता है वो अपने मन के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लगता है। उसने देखा कि 10 गैस पर उसने एक्सपेरिमेंट करा और 10 गैस के लिए वो चीज वैलिड हो रही, तो वो क्या बोल देगा कि ये आपकी रियल गैस की इक्वेशन हो सकती है। क्योंकि जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन है वो तो हमेशा वैलिड है, P इक्वल टू nRT। वैसे ही कोई इक्वेशन रियल गैस की लोग ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के टाइम पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करेंगे तो उनको ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाता है कि जो पर्टिकुलर गैसेस के लिए क्या होता है, फुलफिल हो रहा होता है। करेक्ट, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक इक्वेशन बना देते हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विरियल ने इक्वेशन दी, इसलिए विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इस इक्वेशन जो है वो रियल गैस की है। ओके, अरे वीएल सर सर साइंटिस्ट का नाम था क्या? हाँ विरियल एक साइंटिस्ट का नाम होगा। सर सी और डी मतलब कोएफिशिएंट के बीच में कुछ स्पेशल रिलेशन है क्या? अब रिलेशन है, इनको रिलेशन हम लोग अब डेवलप करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें हमारे जो सिलेबस में एक्चुअली वॉन्डर वॉल है। ठीक है, हम इस इक्वेशन को जो रियल इक्वेशन के है, आपने वॉन्डर वॉल इक्वेशन, हम लोग अब जो रियल इक्वेशन ने दी और जो वॉन्डर वॉल ने, हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ इन रियल फॉर्म। ठीक है, जो वाटर बॉल इक्वेशन हमने क्या सीखी, p प्लस ए वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी। करेक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट हाँ करके सर। इधर क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू RT बाई VM माइनस B आर टी वी एम माइनस बी माइनस ए। माइनस A बाई VM स्क्वायर। करेक्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, अब आप देखो, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेटा जेड बनाना है। हम लोग जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन है उसको रियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करना है, जेड बनाना है। जेड बनाने के लिए हमें मेरे को क्या करना है, पहले पूरी इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई। करेक्ट, बोलो v से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। यदि मैं पूरी सर इक्वेशन को v क्यों से करेगा मल्टीप्लाई कर दूं, B से मल्टीप्लाई? vm से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, phi vm r t vm अपॉन vm माइनस b माइनस a अपॉन vm से vm कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा, a अपॉन vm। करेक्ट, यदि मैं इसको rt से डिवाइड करूं तो इधर भी rt से डिवाइड करना पड़ेगा,
इधर भी RT से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि RT से RT ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो RT से डिवाइड मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा, पहले इतना लिख लो, ठीक है। सर आपने सब्ट्रैक्ट दोनों। हाँ ये राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला गया, इसको मैंने इसमें डिवाइड कर दिया और ये राइट से लेफ्ट से राइट चला गया। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सिंपल, आया समझ। RT अपॉन VM माइनस P, दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको इस तरफ ले गया, राइट हैंड साइड ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर VM से मल्टीप्लाई कर दिया। आया इतना समझ? यस सर। नोट करो इतना। डन। हाँ सर। हो गया सभी का। ये इक्वेशन याद रखेंगे, हमने क्या करा इसमें, VM से मल्टीप्लाई किया, VM से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इसको मैं और दो पोर्शन में डिवाइड किया, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, PVM इज इक्वल टू क्या था, RTVM अपॉन VM माइनस V माइनस A by VM। A बाई VM स्क्वायर था इनटू VM का मल्टीप्लाई, तो VM से VM कैंसिल, ठीक है। इसको VM और इधर से यदि VM में कॉमन ले लें तो इसको क्या लिख सकता हूँ, VM कॉमन ले लूं तो ये VM डिवाइडेड बाई VM हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 माइनस RT by 1 minus V है। बाई VM हो जाएगा, हाँ और माइनस A अपॉन VM से VM कैंसिल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RT से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर RT से डिवाइड किया, इधर RT से डिवाइड किया, और इधर RT, ये क्या हो जाएगा, Z PVM अपॉन RT क्या होगा, Z, ये क्या है, RT से RT कैंसिल से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस VM माइनस A अपॉन VM RT, बोलो आया समझ में। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा बेटा इसमें। ये बताओ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन आता है क्या आपको, क्या सर? अच्छा ये बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, हाँ सर, ज्योमेट्रिक सम है ना। बिल्कुल सही। ये इसका ज्योमेट्रिक सम क्या है, ये है। तो क्या मैं इसको, ये जो सम लिखा हुआ है, मतलब 1 माइनस एक्स को ये लिख सकता हूँ, करेक्ट। यदि इसको मैं ये लिखूं, मतलब इधर x क्या हो गया, x इज इक्वल टू बी बाई है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस VM का स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले तो 1 था, 1 प्लस x, फिर क्या था x स्क्वायर, तो VM का होल स्क्वायर, फिर इस तरीके से VM का होल वो तो क्यूब, हाँ सर, सम टू इंफिनिटी है। सम इन्फिनिटी तक जाएगा, करेक्ट।
माइनस हाँ सर, ए अपॉन वी एम आर टी। ये देखो Vm, ये क्या 1 by Vm, ये भी क्या है, ये एक्चुअली मेरे को Vm लिखना है ना, इधर M लिख रहा हूँ मैं बार बार। ये Vm, ये क्या Vm, ये भी Vm है। अब ये 1 by जो Vm है, इसको मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस V by Vm, क्या हो जाएगा 1 माइनस या V माइनस A by RT, करेक्ट। हाँ सर, प्लस इधर क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन वी एम का स्क्वायर प्लस वी एम क्यूब इज इक्वल टू वी एम का क्यूब एंड सो ऑन। अब जो वेरिएबल इक्वेशन थी वो यही तो थी, हाँ सर, ये था। इक्वेशन थी कुछ इस तरीके से ही थी। अब यदि मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसके आगे का, ठीक है, यदि जो वेरिएबल सर इक्वेशन है, नेक्स्ट पेज पे लिखो। चलो पहले इतना नोट करो फिर इसके आगे समझाते हैं। नोट करो इतना। हो गया क्या? हाँ सर, लिख लिया था ये लिख लिया था हाँ सर, क्या था ना। तो जो आप यदि आप इसको वीरियल वीरियल इक्वेशन से कंपेयर करो तो बी सी और डी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, कोफिशिएंट बी सी डी कंपेयर करोगे तो, करो सर। सर स्क्वायर और क्यूब हुआ ना। ठीक है, यदि इनके वीरियल कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो हम लोग के पास अभी जो इक्वेशन है वो क्या है, z इज इक्वल टू 1 अपॉन v बाई vm, या हाँ ये तो अपने पास जो इक्वेशन है वो v माइनस a बाई आर टी प्लस v स्क्वायर अपॉन vm का स्क्वायर प्लस v क्यूब अपॉन
Vm का क्यूब ऐसे, और एक्चुअल में रियल इक्वेशन मैंने क्या बताई, 1 प्लस b अपॉन vm प्लस c अपॉन vm स्क्वायर प्लस d अपॉन vm क्यूब। यदि मैं कंपेयर करूं तो कोफिशिएंट ऑफ d क्या हो जाएगा, d माइनस a अपॉन rt, c क्या हो जाएगा v स्क्वायर, d क्या हो जाएगा v क्यूब। बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ अब सर। at low pressure, at low pressure वॉल्यूम लार्ज होगा, Vm will be large। ये बताओ Vm यदि लार्ज है तो 1 अपॉन Vm क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो, करेक्ट? या मैं ये बोल दूं Vm का स्क्वायर क्या होगा, और कम, ऑलमोस्ट जीरो। तो क्या मैं ये टर्म को जीरो अचीव कर सकता हूँ? हाँ सर, तो 1 प्लस हाँ, p बाय तो vm। मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस 1 अपॉन Vm का स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन Vm का क्यूब इक्वल टू जीरो। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस v अपॉन Vm, करेक्ट? मतलब वो क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस a अपॉन rt इंटू Vm। और फिर यदि बेटा इसको आइडियल बनाना है, ठीक है, यदि इस गैस को आइडियल बनाना है तो मतलब z को क्या बनाना चाहिए, 1, करेक्ट? यदि हाँ सर। सुनना, if v minus a upon rt equal to 0, ये कब जीरो होगा, एट, ये कब जीरो होगा, एट t is equal to a upon rb। ये v माइनस जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर कितना हो, a upon rb, a upon rb हो, और a upon rb होगा तो z क्या आ जाएगा, 1। तो मैं क्या बोलूंगा, एट दिस टेम्परेचर गैस कैसे बिहेव करने लगा, आइडियल गैस। बोलो। सर ये वापस समझाऊंगा। देखो यदि इसको मैं जीरो बोलूं, यदि ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब कब होगा, जब टेम्परेचर आपका a अपॉन rb, इधर टेम्परेचर a अपॉन rb डालोगे तो a से कैंसिल, r से आ जाएगा, b माइनस जीरो, करेक्ट? यदि टेम्परेचर आपका a अपॉन rb है, z क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये वाला टर्म जीरो तो z क्या आ जाएगा, 1। यदि z 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, आइडियल गैस। हाँ सर। आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर आपका जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है जब आपका टेम्परेचर क्या हो, a अपॉन rb। अभी समझे? हेलो, हाँ सर। समझ गए ना? यस। ओके, चलो नोट करो इसको।
डन। हाँ सर। तो ये जो आपका ये टेम्परेचर आया बेसिकली हुआ क्या है, क्या बोल सकते हैं, सो एट T इज इक्वल टू A upon RB, gas will behave as, yes, gas will behave as ideal gas, correct। और बोल सकते हैं कि और follows Boyle's law, करेक्ट, और follows Boyle's law, ठीक है। but at constant temperature, ध्यान से सुनना, but at constant temperature ideal gas equation is obeying Boyle's law as T is equal to A upon RB. So the temperature is called Boyle's temperature. याद रखेंगे वो टेम्परेचर बेटा जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बॉयल गैस फॉलो करने लगे, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है। हाँ सर, पर ये वेरिएबल है ना सबके लिए। हाँ सबके लिए वेरिएबल ही होगा, हर एक गैस का डिफरेंट होगा, बट ए अपॉन आर बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है सर। नोट किया। हाँ सर। बेसिकली देखना जरा ध्यान से, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन vm v माइनस a अपॉन rt है, ठीक है। यदि ये t, ध्यान से सुनना, यदि t, ठीक है, यदि आपका t बॉयल्स टेम्परेचर पर ज्यादा, बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, यदि ये T जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन हो बॉयल्स टेम्परेचर से, तो क्या, यदि T बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या आएगी, ये यदि ज्यादा है तो ये वैल्यू कम आएगी, और b माइनस समथिंग, जैसे T की वैल्यू में क्या डालना, T की वैल्यू ये क्या है a अपॉन आर बी, करेक्ट, और ये वैल्यू सपोज आपकी मैं 2a अपॉन आर बी ले लूं, ठीक है, मतलब T आपका बड़ा है किससे, बॉयल्स टेम्परेचर से, इसका मतलब मैं इधर 2a अपॉन आर बी डाल दूं, आर से आर कैंसिल से इधर क्या आएगा b/2, और ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, z हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्या बोल सकता हूँ, यदि आपका टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है, क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको चेक करना है, यदि वो बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है तो z क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1, और यदि टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से क्या है, कम है, तो z क्या होगा, हमेशा लेस देन। आगे समझ में ये बात।
क्योंकि हाँ, यदि ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू नेगेटिव तो क्या होगा लेस देन 1। ये नोट कर लो। डन ये। अब हाँ, सपोज ऐसा कुछ दे रखा है जेड वर्सेस पी ग्राफ, ठीक है, जेड वर्सेस पी ग्राफ बना के ऐसा कुछ दिया था, ठीक है। ये सपोज T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, जेड ऑब्वियसली 1 है, मतलब आइडियल गैस, करेक्ट। अब जरा देखो ये T1 और T2 जो है जो टेम्परेचर है, ये बताओ कौन बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा, क्या इसको देख के हम बता सकते हैं? देखो जेड इज हाँ इक्वल सर, टू, बता तो सकते हैं। बता तो सकते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या आया, ए वी एम अपॉन आर टी, करेक्ट। यदि हम लोग लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर पर जेड क्या आता था, ये हाँ सर। लो प्रेशर पर हमने यही ट्राई किया था, एट लो प्रेशर यही आया था। अब यदि लो प्रेशर मतलब स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में ये ज्यादा नीचे है या ये ज्यादा नीचे है, तो मतलब जेड की वैल्यू किसकी सबसे कम हो रही है, जेड की वैल्यू T2 की कम हो रही है, मतलब जेड सबसे कम जेड किसका है, T2 का। और जेड सबसे कम कब आएगा, जब इससे बड़ा नंबर क्या करे, बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो, बड़ा नंबर ये सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब T2 क्या हो, छोटा हो। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स देखना है आपको क्या है, जेड इसके लिए क्या T2 के लिए जेड बहुत कम है, और जेड बहुत हाँ कम कब सर। आएगा, जब ये नंबर ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो, और ये ज्यादा नंबर कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम हो, करेक्ट। तो T2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, T1। एक बार और देखो इसकी मैथमेटिक्स अपने से करके करने की कोशिश करो। सर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो T2 कम होगा तो फिर एक ही वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ही वैल्यू नहीं मिलता हमें, जेड की वैल्यू, हाँ सर, हाँ सर। माइनस भी तो लग रहा है यार। अरे सर, T2 बड़ा हो जाए, छोटा हो जाएगा तो एक ही वैल्यू बढ़ेगी और Z कम हो जाएगा ना। एक ही वैल्यू कैसे, एक ही वैल्यू कहाँ बढ़ रही है, एक ही वैल्यू सब फिक्स है, गैस सेम है, सेम गैस के लिए है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। पर गैस सेम है तो एक ही वैल्यू सेम है, एक ही वैल्यू सेम है तो क्या करोगे, टेम्परेचर करोगे उसका, यदि मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, यदि टेम्परेचर वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम, तो ये वैल्यू यदि सर कम है जेड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो टेम्परेचर यदि कम होगा तो जेड की वैल्यू ज्यादा, मतलब टेम्परेचर यदि कम है तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो क्या हो सर जाएगा वही बोल रहा हूँ मैं सर। सर उसने वही बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सर। क्या, सर वही बोल रहा हूँ मैं। इनवर्सली नहीं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार, देखो सर नहीं, वो बोल रहा है जो Z है वो T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा। जेड टी के, जेड टी के इनवर्सली नहीं सर है, छोड़ो, सर छोड़ो। जेड टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ से सोचो ना यार, ऐसे सपोज एक बार ये 50 है और एक बार ये 100, ठीक है, तो यदि 50 है तो ये 1/50 और 1/100 कौन बड़ा होगा, 1/50, और ये 1/50 बड़ा होगा तो ये जेड की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए कम आएगी, करेक्ट।
जेड की वैल्यू कम किसके लिए है? इसके लिए। तो जेड की वैल्यू ये कम इसके लिए है, तो टेम्परेचर कम किसके लिए होगा? ये इसलिए T2 लेस देन T1। अपने से सोचना, किसी के समझाने से नहीं समझ में आती ये चीजें, ठीक है? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग से, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, पता नहीं सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो। तो सोचो, अपने से पता चल जाएगा क्या आएगा। T1 बड़ा होगा किससे? तो इसका क्या याद रखोगे बेटा, ये उतना नीचे चला जाएगा जितना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा और नीचे, और जेड की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? और यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा हो सकता है कि कभी क्या हो, ये 0 1 मतलब क्या हो जाए, सब पूरा ऊपर रह जाए। है समझ में? ये ग्राफ हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ क्या होता है, ऊपर शिफ्ट होता चला जाता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर शिफ्ट होता है। रहेगा याद इतना? लिख दो ना सर। नोट किया ये? नहीं सर। कर लो, जल्दी से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। डन? अब हम लोग देखते हैं जरा क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस। सर 1 मिनट लास्ट पे दिखाऊं। हो गया सर। क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस। क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस यदि हम लोग पता करें, तो ये जो क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकल गैस बेसिकली क्या, सपोज मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है? हमें क्या करना है, हम एक फिक्स टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? सपोज एक गैस का, हमें एक गैस को क्या करना है, लिक्विफाई करना है। क्या करना है, एक गैस को लिक्विफाई करना है। अब उस लिक्विफाई करेंगे मतलब हमें गैस से क्या कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या सीखना है, या तो टेम्परेचर कम कर दो या फिर टेम्परेचर या प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज कर दो। अरे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर धीरे धीरे, प्रेशर गैस को क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले रहे हैं, सपोज T1 टेम्परेचर पे लिया और उसका प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया। इधर से शुरू करें, प्रेशर क्या किया, इंक्रीज करा। फिर एक टाइम क्या हुआ, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और जब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो हमें, तब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है? फिर मतलब ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसे होगा, ठीक है? ये क्या होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसे होगा। फिर बट थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होता है। फिर क्या होगा,
कि ये जैसे ही ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, हम और वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। सपोज इस पर्टिकुलर प्रेशर पर क्या हुआ, आपका गैस पूरा का पूरा गैस क्या हुआ, लिक्विफाई हो गया। आगे समझ। तो ये पॉइंट क्या था जब ये गैस में था, ये पॉइंट क्या था जब ये लिक्विड प्लस वेपर इक्विलिब्रियम पर था, और इस पॉइंट पर क्या होगा, आपका पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। समझ में। सपोज ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, और ये पॉइंट था डी, और ये स्टार्टिंग पॉइंट बी। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, क्या हुआ, ए से बी गैस था, सी से डी। इस सर तरीके आवाज से ब्रेक हो रहा है। लोअर टेम्परेचर लिया, यदि टेम्परेचर आपने जो नेक्स्ट सर आवाज ब्रेक हो रहा टेम्परेचर है। ले रहा हूँ वो थोड़ा सा सर आवाज ब्रेक हो रही है। क्या है, ज्यादा है किससे, एक मिनट। क्या होगा, आवाज ब्रेक। ये क्या हो रहा है, इसमें बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सर आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही मेरी, हाँ सर। ये बार बार अभी आ पता रही नहीं कैसे एकदम से क्या हो जाता है, इसके नेटवर्क ही गायब हो जाते हैं वाईफाई का। चलो तो इतना समझ में आ गया आपको। सर लास्ट नहीं वाला सर। पार्ट नहीं समझा सर। सर लास्ट में ये अगर थोड़ा स्टार्टिंग से भी ब्रेक हो रहा था आपका आवाज, हाँ मतलब सर। आपको बुला रहे थे तो भी आप कुछ मतलब आप बोलते ही जा रहे थे कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, चलो तो मैं क्या बोल रहा था, ये तो समझ में आ गया ना कैसे ग्राफ बनाया। सर एक बार आपको समझा दो ना। अरे यार तुम लोग ना, देखो यदि सपोज ये गैस है, ठीक है, अब गैस को आपको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, ठीक है। सपोज गैस किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा, उसको आप लिक्विफाई करोगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज करा, और इतना प्रेशर करा कि गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब लिक्विड, थोड़ा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, फिर थोड़ा गैस, फिर थोड़ा गैस, इस तरीके से लिक्विड। तो एक स्टेट ऐसा आएगा जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड भी होगा वेपर भी होगा, और उस समय प्रेशर बहुत धीरे से इंक्रीज होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर बहुत धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी काम को मैं T2 टेम्परेचर के लिए करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये T2 टेम्परेचर के लिए करूं, और मैं बोल रहा हूँ T2 बड़ा है T1 से। यदि बेटा टेम्परेचर ज्यादा था, मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, और यदि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। करेक्ट। तो अब जब ये लिक्विफिकेशन शुरू होगा तो कुछ हायर प्रेशर पे होगा, सपोज कुछ इस प्रेशर पर होगा। करेक्ट। फिर इधर से क्या हुआ, कुछ लिक्विफिकेशन चालू हुआ, लिक्विफिकेशन चालू होगा तो फिर से सेम बात क्या होगा, फिर से सेम बात क्या होगा इसमें। बट अब ये प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो बेटा लिक्विफाई भी क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये लिक्विफाई हो जाएगा। अब और थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा था, यदि और टेम्परेचर ज्यादा था तो क्या होगा, प्रेशर और हाई होगा। यदि प्रेशर हाई होगा तो फिर और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यदि टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, तो और कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा टेम्परेचर हो जिसपे क्या हो, ये इधर से इधर पहुंचा और तुरंत क्या हुआ, ये लिक्विफाई हो गया। इनको यदि आप देखो, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है, यदि इनको आप देखो, अरे यार वो ड्रॉ करते में, ठीक है, समझ गए ना। तो ये सपोज ये क्या होगा, ऐसे। तो मतलब क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो जिन जिन लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम का टाइम था वो कम होते जा रहा है, क्योंकि वेपर जल्दी, यदि प्रेशर ज्यादा है तो वेपर क्या होगा, जल्दी लिक्विफाई होगी। यदि जल्दी लिक्विफाई होगी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो
धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये उसको टाइम ही नहीं लगेगा, पूरा लिक्विड एक साथ वेपर में कन्वर्ट होगा। अब एक टाइम ऐसा आए कि लिक्विड मतलब वेपर कभी लिक्विड में कन्वर्ट ही ना हो, मतलब अब इतना प्रेशर हो गया कि अब सॉरी इतना टेम्परेचर हो गया कि अब उसके अट्रैक्शन क्या हो गए, एकदम खत्म। यदि उसके अट्रैक्शन एकदम खत्म हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें अब लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा, फिर लिक्विफिकेशन होगा। तो वो पॉइंट समझना ध्यान से, वो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम वाला पॉइंट जहां पर क्या हो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लिक्विफिकेशन क्या हो जाए, बंद हो जाए। वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद लिक्विफिकेशन क्या हो जाए, बंद हो जाए, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल यदि उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर, उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल। मतलब ये जिस पॉइंट पर ये बिल्कुल भी नहीं था, इधर से सीधे निकल गया, उस पॉइंट के बाद मतलब वो पॉइंट जिसके बाद फिर लिक्विफिकेशन होना बंद हो जाए प्रेशर को चेंज करके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन प्रेशर। सर लिक्विफिकेशन बंद हो जाए एज इन सब पूरा का पूरा गैस लिक्विड हो गया ना? किसमें, इसमें? हाँ सर। इसमें आपका लिक्विड हुआ, बट इधर पे लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। ये गैस है, इधर भी गैस ही है, ये गैस ही रहा, लिक्विफाई ही नहीं हो रहा। ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं आया, इसका मतलब क्या है, तो लिक्विफाई नहीं हुआ। करेक्ट। तो वो टाइम जब आपका क्या हो, लिक्विफाई ना हो, वो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर जिसके बाद लिक्विफाई होना बंद हो जाए, वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बेसिकली लिक्विफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर जाके क्या होगा, उसका लिक्विफिकेशन होगा। आया समझ में? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। आया क्या समझ में? बोलो जरा, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा चीजें बता दो तो कंफ्यूज हो रहे हो। ये था सर रियल ये फील तो एक्चुअली। प्रेशर से लिक्विड में कन्वर्ट करने का है ना? क्या क्या? प्रेशर से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना इसमें तो? हाँ, इसमें हम लोग प्रेशर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट है तो आपका जो लिक्विड होगा वो किसी ना किसी टेम्परेचर पर होगा। करेक्ट। हाँ सर। किसी ना किसी टेम्परेचर पे। तो मैंने बोला सपोज आपका T1 टेम्परेचर पे था, तो इस PV प्रेशर पर क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। सपोज T2 टेम्परेचर पे था तो PC, जो कि PC आपका क्या है, ज्यादा। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर और बढ़ा, फिर और बढ़ाया और प्रेशर बढ़ा, फिर और बढ़ाया और प्रेशर। अब इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि अब आपके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो लिक्विफाई कर सके। समझे? तो वो हाँ सर। टेम्परेचर जिस पर लिक्विफिकेशन बंद हो जाए, चाहे आप प्रेशर चेंज कर लो, जो करना कर लो, आपका गैस लिक्विफाई नहीं होगा। यदि क्रिटिकल टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद यदि आपका क्या है, ये क्या हो गया, TC, और TC की बाद यदि कोई है तो क्या होगा, उसका लिक्विफिकेशन नहीं होगा। मतलब TC पे भी नहीं होगा। TC क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विफिकेशन ना हो, उसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी आया समझ में? बताओ बाकी लोग, समझ में हाँ आया? Yes, sir. और बाकी लोग हैंड रेज करो, देखो कितने लोगों को समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बाकी क्या सो गए सुनते सुनते? सर समझ गया। समझ गए ना? हैंड रेज भी करो। बस वही 3-4 लोगों ने हैंड उठाया, हैंड रेज किया, जो कि हाँ बोल रहे थे। यार बाकी लोग क्या किस लिए आए हो, रिश्तेदारी में आए हो यार, पार्टी वार्टी में आए हो? हमारा मूड होगा तो हम वही करेंगे।
चलो समझ में आ गया, ये लिखा दूं? सबसे पहले तो हाँ ये सर। ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ कुछ लिखा दे रहा हूँ। इसको ड्रॉ करो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करो इसको। सर आर्गन लिक्विड फॉर्म में कंबस्ट होगा क्या? क्या? आर्गन लिक्विड फॉर्म में कंबस्ट होगा क्या? देखो आर्गन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट उसके लिए प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लिक्विफाई नहीं नहीं हो नहीं सकता, सर, वो तो कंबस्ट होगा क्या? कंबस्ट होना मतलब क्या है? सर बर्न होएगा क्या? बर्न, देखो बर्न तो कोई भी चीज हो सकती है, बट H2 रिएक्ट, जो आपका जो हीलियम है या नियॉन है या आर्गन है, ये रिएक्ट बहुत कम करते हैं। तो नॉर्मली जो जैसे जिनॉन है, जिनॉन के तो कंपाउंड है आपके पास, वो O2 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड देता है, मतलब बर्न हो हाँ जाता है। सर। बट जो आर्गन है, आर्गन के बहुत कम कंपाउंड्स हैं, क्रिप्टॉन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं, बट आर्गन के सर वो सब कंपाउंड स्टेबल है बहुत इसके लिए ना, मतलब कम। हाँ हाँ, सब स्टेबल स्टेबल है, रहते हैं, इसके लिए रिएक्ट नहीं करते ज्यादा। सर कुछ बोल रहे हैं सर? क्या? सर नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, क्या नहीं है? हो गया ना, बड़े आगे। अब जरा देखो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? at this point at this point all physical properties all physical properties all physical properties of liquid phase will be equal to vapor phase। जैसे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वेपर। एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मली टीसी किसको बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा आपका टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर या अबव विच टेम्परेचर above which a gas cannot liquefy। पीसी क्या हो जाएगा? क्रिटिकल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम प्रेशर minimum pressure minimum pressure minimum pressure which must be applied which must be applied at critical temperature to convert
to convert gas into liquid. VC क्या होता है? Critical volume, volume occupied by volume occupied by 1 mole of gas, 1 mole of gas at EC and PC. नोट करो. हो जाए तो बताओ. साथ में लिखा करो हमेशा, जब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ तो. सर हाँ बोलो. जो redox रिएक्शन हम लोग को पहले पढ़ाया तो मतलब वो आपकी वॉइस ठीक है यार, माइक सही करो. हाँ. हेलो अभी आया. हाँ अभी बोलो. मैं वो पूछ रही थी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग को पहले पढ़ाया सर ने, तो मतलब वो चैप्टर कवर कर लिया कि वो आगे पढ़ाएंगे. हाँ नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, आप अपने से कवर करो. हाँ उसके आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वो मैं पढ़ाऊंगा, बट रिडॉक्स नहीं पढ़ाऊंगा. ओके. रिडॉक्स यूट्यूब पे वीडियो पर उसको लेके कंप्लीट कर लो, और जो भी डाउट आए वो मेरे से आप डाउट पूछ सकते हो. ठीक है. ओके. डन. चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सबका कैलकुलेशन कर रहे हैं. critical constant using van der Waals equation. van der Waals critical constant using van der Waals. ठीक है. तो P plus A upon Vm square और Vm minus V is equal to RT. ओके. तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है. इसके लिए सॉल्व करो तो इसको एलसीएम ले लो, इधर क्या हो जाएगा, पी वी एम का स्क्वायर प्लस ए इंटू वी एम माइनस वी, और ये वी एम को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर आर टी. करेक्ट. इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कैसा दिखेगा, पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस माइनस पी वी एम स्क्वायर माइनस ए बी माइनस आर टी वाई Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये क्यूबिक बन गया. क्यों, इसको मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 0. ये क्यूबिक इक्वेशन बना. बोलो Vm में एक क्यूबिक बना. यस सर. अब मैं इस प्रेशर को क्या करूं, डिवाइड कर दूं.
प्रेशर को डिवाइड करके बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट बना। यदि प्रेशर को डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वीएम क्यूब माइनस वीएम स्क्वायर, कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो वीएम स्क्वायर इधर था, वीएम स्क्वायर इधर था, एक माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, पी से पी कैंसिल पी, और ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर टी बाई पी। करेक्ट, पी से डिवाइड किया, पी से पी कैंसिल, और आर टी बाई पी, वीएम स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, वीएम में ए बाई पी हो जाएगा, पी से डिवाइड किया तो ए बाई पी वीएम, और ये क्या हो जाएगा, ए बाई ए वी बाई 0। करेक्ट, प्लस आर टी करे होएगा ना, प्लस आर टी होएगा ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे समझ में इतना। यस अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर बेटा आपके तीनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। करेक्ट, बेसिकली हमें क्या करना है, क्रिटिकल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट all three roots of all three roots will coincide। यही सीखा है ना बेसिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में सीखा होगा आपने। यदि बेटा सारे रूट को कोइंसाइड करना है, जिसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यू कब मिलती है, जब वो किसी से टच करे। करेक्ट, इसकी इतनी क्यूबिक बना, बट हमें वैल्यू तो एक ही चाहिए। एक वैल्यू कब मिलेगा, जब वो कर उससे क्या करे, टच करे एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। करेक्ट, उस पॉइंट पर। तो एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल थ्री रूट्स विल कोइंसाइड and will give single value of v is equal to vc। करेक्ट, मतलब वो तीनों एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस। इस तरीके से आप ग्राफ देखें तो इस ये जो पॉइंट था ये क्या था, vc, मतलब इसकी सिर्फ एक ही, इसमें इसके हिसाब से रूट कितने आने चाहिए, 3, बट आपको पता है कि रूट क्या आएगा, सिर्फ एक रूट कब आएगा, जब ये क्या करेगा, कोइंसाइड करे। करेक्ट, तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ कि v माइनस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। बोलो, मतलब vm माइनस vc होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं। क्योंकि यदि तीनों रूट कोइंसाइड करेंगे मतलब तीनों रूट क्या होने चाहिए, vc, तो ये तीनों रूट vc है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये लाइन समझ में आई नहीं आई मैथ की? अरे किसी का x एक क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट क्या है, 2, 2, उसको x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों को इंडिविजुअल 0 करोगे तो क्या x बराबर 2 x बराबर 2 ही तो आएगा। लिख सकते हैं ना ऐसे। यदि सपोज इसके तीन रूट आ रहे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, vm माइनस vc, vm माइनस vc, vm माइनस vc, तीनों से इक्वल रूट आ गए तो इसी को मैंने क्या लिखा, vm माइनस vc का होल क्यूब। अब a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को तो आता नहीं, आपको बताओ। a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस माइनस 3ab a माइनस b। 3ab vm into c और a माइनस v, ये होता है। करेक्ट, इसको यदि मैं ओपन करूं तो क्या आएगा ये, तो vm क्यूब माइनस vc क्यूब माइनस 3vm स्क्वायर vc माइनस माइनस प्लस 3 vc स्क्वायर vm। ओके,
Yes. इक्वल टू 0। अब मैं क्या इसको कंपेयर कर सकता हूँ क्या? इसको कंपेयर करूं, क्योंकि ये इसके रूट क्या है, तीनों इक्वल है, और मैंने तीनों इक्वल रूट लेके ये इक्वेशन बना दी। तो ये इक्वेशन इसके क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल। तो मैं कंपैरिजन कर दूंगा, इतना लिखो, फिर नेक्स्ट केस से कंपेयर करो। डन ये? No, sir. ओके। आउट हो जाए तो बताना। डन। Yes. अब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को कंपेयर करोगे इक्वेशन को, किसी ने किया क्या कंपेयर? VM क्यूब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं करना होता है बेटा, इक्वेशन कंपैरिजन कैसे करने होते हैं, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता अच्छा, सॉरी। है। Vm क्या था ये? V प्लस, और उस टाइम पर देख रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर क्या होगा? Tc। प्रेशर क्या होगा? Pc प्लस A अपॉन Pc। Vm माइनस A अपॉन B Pc इज इक्वल टू 0। करेक्ट। इसको हमें किससे कंपेयर करना था? Vm क्यूब माइनस 3Vm स्क्वायर Vc प्लस 3Vc स्क्वायर Vm माइनस Vc। करेक्ट। यदि मैं इसका ये कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो क्या आएगा? सेकंड कोफिशिएंट कंपेयर करो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 3Vc इज इक्वल टू
ओके, तो ये इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? B plus RTC by PC. B प्लस RTC बाई PC। इस दूसरे कोफिशिएंट को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो A अपॉन PC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3BC स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो VC इज इक्वल टू VC क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB अपॉन PC। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको VC निकालना है, PC निकालना है और TC निकालना है। तीन इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्या इन तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं आप लोग मैथ्स में? करेक्ट, कर सकते हैं ना? यदि मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करूं तो क्या आएगा? दिस डिवाइडेड बाय, इधर क्या हो जाएगा? VC क्यूब डिवाइडेड बाय 3BC स्क्वायर और A अपॉन VPC, और इसको डिवाइड करूंगा तो A अपॉन PC होगा। PC से PC कैंसिल, A से कैंसिल, तो ये VC स्क्वायर से VC क्यूब कैंसिल, तो VC बचेगा। तो VC इज इक्वल टू क्या आ गया? 3B। एक सॉल्व, VC इज इक्वल टू 3B। करेक्ट। इसी तरीके से PC और इसी तरीके से TC कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन मैं करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ। TA इज इक्वल टू क्या होगा? 27 RB, और जो आपका PC होगा वो क्या हो जाएगा? PC कैलकुलेट होके आता है PC आएगा A अपॉन 27 20। ठीक है, ये तीनों, आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये तीनों आ जाते हैं। इसको नोट करो, घर पे एक बार इनको जरूर कैलकुलेट करना सभी लोग। डन। लिखिए सभी ने? Yes. अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं अभी, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिड्यूस्ड एक बेसिकली एक तरीका है जिससे हम लोग और भी कर सकते हैं। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो हम लोगों ने जैसे वेरिएबल सीखा, वंडरवॉल सीखा, वैसे ही एक होता है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसमें क्या करना होता है? एक रिड्यूस्ड टर्म डिफाइन करते हैं। सपोज रिड्यूस्ड टेम्परेचर। रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या डिफाइन किया गया? बोला गया टेम्परेचर एट एनी स्टेट, टेम्परेचर एट एनी स्टेट with respect to any state of gas with respect to critical temperature. Temperature at any state, temperature of any state of gas with respect
with respect to critical temperature of the gas. Critical temperature of the gas. तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, TR is equal to T by Tc. यही होगा ना. रिड्यूस टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एट एनी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू Tc. वैसे ही बेटा रिड्यूस प्रेशर क्या होगा, PR टेम्परेचर एट प्रेशर एट एनी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल प्रेशर. और VR क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल वॉल्यूम. तो इस तरीके से आप क्या होता है, VR TR और PR डिफाइन करे जाते हैं. और आपको कुछ नहीं करना है. जैसे जो ये वॉन डेर वाल इक्वेशन है, क्या होती है, V अपॉन A Vm स्क्वायर अपॉन Vm माइनस V इज इक्वल टू RT. तो आप क्या करो, ये प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, PR into PC. तो इधर क्या लिखते हो, PR into PC प्लस A अपॉन Vm को क्या लिख सकते हैं, VR into VC. तो VR into VC का स्क्वायर. Vm को क्या लिख सकते हैं, VR into VC minus V is equal to R. T को क्या लिख सकते हैं, PR into TC. अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, PC, VC और TC की वैल्यू पुट कर देंगे. फिर एक सिंपलीफाइड इक्वेशन आ जाती है. और वो सिंपलीफाइड इक्वेशन कुछ इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, PC बराबर जो हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था 27 V स्क्वायर, PC is equal to 3V और TC is equal to जो हम लोग ने सीखा था 8A upon 27 AB. ठीक है. यदि इसको पुट किया तो एक इक्वेशन आ जाती है. वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से, प्रेशर PR प्लस 3 अपॉन VR का स्क्वायर. मैं इसको सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ. हमें ये इक्वेशन याद रखना जरूरी है. 3VR minus 1 is equal to 8R. आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाता है. आगे समझिए क्या किया मैंने. बेसिकली हम लोग ने एक नया रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, जब रिड्यूस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में एक इक्वेशन ड्राइव कर दिया. रिड्यूस क्या है, any temperature at any state with respect to critical temperature प्रेशर की वैल्यू पता थी. हम लोग ने क्या किया, एक इक्वेशन डिराइव कर दिया रिड्यूस फॉर्म. नोट कर लो इसको, यदि कोई डाउट है तो पूछ लो. ये ऐसा इक्वेशन गिवन होता है, याद करना पड़ता है. क्या होता है, ये याद करना पड़ेगा इक्वेशन सारे. हाँ ये याद कर लो. यदि नहीं भी याद करना है तो भी चल जाएगा, बट हमें पता होना चाहिए ये रिड्यूस. हेलो सर. फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन. नहीं याद करोगे तो हम लोग ये, यदि सपोज ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो आप क्या निकाल लोगे, ये और ये बाकी चीजें निकाल के बाकी उस तरीके से कर लोगे, समझ कर. बट हमें मतलब पता होना चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं. मतलब ही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते. ओके. सर आपका आवाज कट गया था बीच. मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा. बट आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये रिड्यूस टेम्परेचर एक्चुअली में क्या होता है, TR इज इक्वल टू T अपॉन TC. यदि आपको TC गिवन है, TR गिवन, तो आप T निकाल लोगे. T निकाल लोगे तो आप नॉर्मल वॉन डेर वाल इक्वेशन यूज कर लेना. बट वॉन डेर वाल तो सभी को याद होनी चाहिए. वॉन डेर वाल का कोई ऑप्शन नहीं है. ओके. ओके. तो इसमें लास्ट टॉपिक बचा है यूडोमेट्री. ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, जब आपकी ये केमिस्ट्री वाली क्लास होगी तो हम लोग उसमें यूडोमेट्री कर लेंगे. अभी जो अपनी आज नेक्स्ट क्लास है वो शायद ऑर्गेनिक है. ठीक है. यस सर. तो मैं आपको अभी 10 मिनट का ये लिख लो, 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ. 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लेना. ठीक है. मतलब कितने बजे करना है?
क्या? नहीं 10 मिनट आपने ना, तो कितना बजे 6:10 है तो मैं मैसेज करूंगा, नई लिंक भेजूंगा, उसमें टाइम भेज दूंगा एग्जैक्ट, ठीक है? 6:10 तक 6:12 तक ऐसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 6 नोट यूडोमेट्री बचा है, वो भी कुछ है नहीं वैसे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, डन ये? यस यस सर। ओके चलो 10 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट बाद ज्वाइन करो। ओके बाय। बस थैंक बाय यू सर।